अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, पाकिस्तान इकॉनमी वॉच में खुश आमदीद। मैं हूं इमरान सुल्तान। आज के प्रोग्राम में हम बात करेंगे पाकिस्तान की कैपिटल मार्केट्स के हवाले से, पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज के हवाले से, जिसका शुमार माजी करीब में सिर्फ 2 साल पहले तक दुनिया की बेहतरीन मार्केट्स में हुआ करता था, लेकिन अब दुनिया की बदतरीन वर्स्ट परफॉर्मिंग मार्केट में हमारी पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज का शुमार होता है। अलमिया ये है कि जनवरी 2016 में जो है आपकी कैपिटल मार्केट, इससे पहले लाहौर स्टॉक एक्सचेंज, कराची स्टॉक एक्सचेंज और इस्लामाबाद स्टॉक एक्सचेंज अलग अलग एक्सचेंजेस हुआ करती थी, जिनको इंज़माम के बाद, मर्जर के बाद एक नेशनल स्टॉक एक्सचेंज यानी पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज का क़याम अमल में आया। और उस वक्त जब ये बात हुई थी, इसका मर्जर हुआ था, तो ये तवक्कात थी कि अब एक नेशनल प्लेटफॉर्म मिलेगा हमारे मुल्क में शेयर्स ट्रेडिंग करने वालों को, जिसमें जो है पार्टिसिपेशन लोगों की बढ़ेगी, रिटेल इन्वेस्टर बेस जो है वो भी बढ़ जाएगा, नई कंपनीज जो है वो इन्वेस्ट करेंगी, नई कंपनीज लिस्टिंग करेंगी, नए IPOs जो हैं वो आएंगे। और साथ ही साथ CPEC के तनाजुर में बड़ा देखा जा रहा था कि बहुत ज़्यादा इक्विटी मार्केट जो है वो अच्छा परफॉर्म करेंगी। लेकिन उसके बाद हमने देखा कि जो पाकिस्तान में सियासी हालात चले, सियासी गैर यकीनी सियासी सूरत हाल, और इसका बराह रास्त हमारी मईशत पर असर हुआ। और तब से आज का दिन है कि जो तकरीबन $100 बिलियन का जो हमारा मार्केट कैपिटलाइजेशन था, वो आज 41 अरब डॉलर तक रह गया है। स्टॉक मार्केट अपने ऑल टाइम हाई 52-53,000 इंडेक्स से नीचे आ गई है इस वक्त 32-33 हज़ार तक। ये जो गिरावट है मार्केट में है क्यों? बावजूद इसके कि हम जो है रिफॉर्म्स की अगर बात करें तो मार्केट में हम आगे की तरफ गए, लेकिन पार्टिसिपेशन के हवाले से बात करें, उस मार्केट के फरोग, उसके इस्तेहकाम की बात करें, तो हम बहुत पीछे चले गए हैं। आज इसी का खोज लगाएंगे। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, स्टूडियो में मौजूद अपने पैनलिस्ट का आपसे चलो जनाब हारून अस्करी साहब इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। हारून अस्करी साहब जो हैं वो साबिक DMD पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज के रहे। बहुत शुक्रिया अस्करी साहब हमें ज्वाइन करने का। उनके बराबर में तशरीफ रखते हैं मोहम्मद फरीद आलम साहब, आप CEO हैं AKD सिक्योरिटीज के। फरीद साहब आपका भी बहुत शुक्रिया। और उनके साथ जनाब मोहम्मद लुकमान साहब, CEO नेशनल क्लियरिंग कंपनी पाकिस्तान लिमिटेड, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। सबसे पहले हारून साहब आपसे, आपके वहमो गुमान में था, क्योंकि ये जब सारा प्रोसेस हो रहा था आपकी कॉर्पोरेटाइजेशन का, डीम्यूचुअलाइजेशन का, इंटीग्रेशन का, तो आपके जहन में था कि अगले 2 साल जो हैं इतने बुरे साबित होंगे? क्या इस आज के दिन के लिए पाल पोस के बड़ा किया था हमने अपने स्टॉक एक्सचेंजेस को, जो आज हम ये देख रहे हैं? सिंपल जवाब है कि नहीं, मैंने ऐसा नहीं सोचा था कभी भी कि पाकिस्तान की कैपिटल मार्केट जो है वो दुनिया की वर्स्ट परफॉर्मिंग मार्केट बन जाएगी। और ये भी नहीं सोचा था कि कंटिन्यूसली 3 साल तकरीबन जो है वो मार्केट अब डिक्लाइन का शिकार रहेगी। जब मार्केट ने डिक्लाइन लेना शुरू किया तो उम्मीद ये की जा रही थी कि जैसे ही नए इलेक्शन होंगे और पाकिस्तान का जो सियासी गैर यकीनी सूरत हाल है ये ख़त्म होगी, तो जैसे कि पुराने इलेक्शंस के बाद मार्केट ने बेहतर परफॉर्म किया था, तो ऐसा ही दोबारा हमें नजर आ रहा था। 2012-13 में आपने देखा, मतलब होता यह है कि नई गवर्नमेंट क्या पॉलिसीज लेकर आती है, एक फियर ऑफ अननोन उसके हवाले से पीरियड होता है, नई हुकूमत का होती है, और उस वक्त कैपिटल मार्केट जो है वो अक्सर दुनिया में नए इलेक्शन के बाद अच्छा परफॉर्म करती है। हमने हिंदुस्तान में भी ये देखा, हमने 12-13 में भी ये देखा। लेकिन ये कि पाकिस्तान की ये जो आज की हुकूमत बदली है, इसके साथ साथ गैर यकीनी सूरत हाल इकनॉमिक अफेयर्स में ज़रा ज़्यादा बढ़ गई है। और IMF के हवाले से जो पिछले 8-9 महीने ये बहस चलती रही कि वहाँ हम जाएंगे या नहीं जाएंगे, उसकी वजह से माशी अशारिये जो हैं वो और अबतरी की तरफ चले गए। एक उसका प्रेशर रहा। फरीद साहब पहले तो हम ये डिसाइड कर लेते हैं कि इस वक्त ये जो हमारी मार्केट है, जो अगर इलेक्शन आपके हुए जनाब 2018 में इलेक्शन हुए, मैं 2016 इंटीग्रेशन की बात कर रहा हूं, जब नेशनल स्टॉक आपका बना, उसके बाद से हम देख रहे हैं कि मार्केट में इश्यूज हैं, प्रॉब्लम है। किस हद तक आप समझते हैं कि ये पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी जो है इस वक्त मार्केट को तबाह किए हुए है, साथ ही साथ मुआशी सूरत हाल भी? आपका क्या एनालिसिस है इस वक्त? देखिए, अगर टर्म से बात कर लें, क्योंकि आपने एक सवाल किया कि हाउ मच ऑफ द मैस दैट वी आर इनटू और वी आर परसीव्ड टू बी इनटू, कि उसके अंदर पॉलिटिकल कितना है और इकोनॉमिक कितना है। तो मेरा ज़ाती ख्याल है कि 50-50% दोनों पे मैं एक वेटेज दूंगा।
जब ये सब कुछ शुरू हुआ, पनामा एंड अदर थिंग्स इंटरनेशनल लेवल पे, और उस वक्त हम लोग भी हर चीज़ में, हम लोग एज अ पाकिस्तानी और अ बिट यंगस्टर, हम लोग हर एक चीज़ पे कुछ ढूंढते थे कि अच्छी चीज़। तो जब हमारे पनामा के ऊपर इश्यूज शुरू हुए तो हमारे जो गोरे थे और जो हमारे बाहर के दोस्त यार थे वो कहते थे यार ये हो सकता है कभी कि हुकूमत वक्त के ऊपर मुकदमा हो जाए। और हमने कहा अच्छा हो गया। फिर उन्होंने कहा यार अगर हो गया है तो क्या ये भी हो सकता है इनको इम्प्लीकेट हो जाए, तो इम्प्लीकेशन हो गई। तो उसने कहा ये सारा वेस्ट में और डेवलपिंग कंट्रीज लाइक पाकिस्तान का जो फर्क है, यानी अगर पाकिस्तान में जो हमारा डिस्काउंट फैक्टर है 35 से 40% का अपने पीयर कंट्री से, वो इसीलिए है ना कि यहाँ रेट ऑफ लॉ नहीं, ये नहीं, वो नहीं, जो तरीके होते हैं डेवलपिंग कंट्रीज के। तो हमें बहुत से लोगों ने कहा, गोरे इन्वेस्टर्स ने भी कहा कि भाई ये तो अगर ये चीजें पाकिस्तान में भी होने लगे तो आपका जो आप पाकिस्तान में एक चीज 100 रुपए वाली 65 की बिक रही है और बाकी डेवलपिंग बाकी जगहों पे हमारे से कंपेरेबल में 100 रुपए की बिक रही है, तो ये 65 से उठ के प्राइस ऊपर चली जाती है। और चलेंगे, तो अच्छी बात, ये तो एक अच्छी बात है, ठीक है। फिर उन्होंने कहा जी ये थोड़ी है, अभी चले आधा हो गया काम, इम्प्लीकेशन, फिर वो इम्प्लीकेट हो गया। फिर नई गवर्नमेंट आई और परसीव टू बी माशाल्लाह के बहुत ऑनेस्ट और बहुत डेडिकेटेड, और आपने देखा उस पीरियड में जब इलेक्शंस हुए इफोरिया डेवलप हुआ था, लोग वापस पाकिस्तान आने की बातें कर रहे थे। फिर हुआ ये थोड़ा कि शायद FATF और द कपल ऑफ थिंग्स हम उस वाले जोशो खरोश को और जो हनीमून पीरियड को और बहुत सारी चीज़ों को हम उसको कैरी नहीं कर सके। हम जो डोमेस्टिक पॉलिटिकल जो स्कोरिंग में पड़ गए और हम उससे आज तक निकल नहीं पाए। ठीक है, मतलब उस वक्त फिर ये हुआ कि IMF ज़ाहिर के लेंडर ऑफ द लास्ट रिजॉर्ट है या नहीं है, उसके पास आप जान रहे हैं या नहीं जा रहे हैं। फिर FATF की तलवार जो आपके ऊपर लटकी हुई थी, वो चीज़ अभी भी है, अभी भी उतना रिलैक्स नहीं मिला हमें कहीं उन चीज़ों में। आप क्या कहेंगे लुकमान साहब? नेशनल क्लियरिंग कंपनी, सारे नंबर्स आपके पास आते हैं, क्या एक एनालिसिस है कि इस वक्त जो गोरा है, जो फॉरेनर है, वो पाकिस्तान को किस तरीके से देख रहा है? क्योंकि इस बीच में पिछले 2-3 साल में जिस तरीके से 30-35% करेंसी डिवैल्यू हुई, वो भी एक फैक्टर वहां पर मौजूद है। असल में गोरे के कंसर्न्स क्या हैं, फॉरेन इन्वेस्टर का कंसर्न क्या है? आपने जो बात शुरू की 2016 से, सो 2016 से लेके 2017 के मिड तक, तो उसका सबसे मेजर कंसर्न था करेंसी की एडजस्टमेंट का, और वो ये एक्सपेक्ट कर रहे थे कि करेंसी में एडजस्टमेंट होने वाली है, तो वो होल्ड पे थे। और उसके बाद जो चीज़ उनके लिए सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम आई, उसके बारे में फरीद ने ऑलरेडी काफ़ी डिटेल में बताया कि एक अनसर्टेनिटी की कैफियत आ गई। और अब जो कि लास्ट 3-4 महीनों से जो चीज़ इम्पैक्ट कर रही है, ऑल्दो के फॉरेन इन्वेस्टमेंट, अगर हम जो डेटा अपना डिसेमिनेट भी करते हैं वेबसाइट पे, थोड़ी थोड़ी इन्वेस्टमेंट पॉजिटिव होना शुरू हुई है FIPI की, लेकिन जो सबसे मेजर फैक्टर इस वक्त है वो अनसर्टेनिटी का है। बी इट रुपी वैल्यू, बी इट एनी पॉलिसी, हमारा जो सारा फोकस है वो 80% जो है वो हिस्ट्री पे है, और प्रेजेंट पे शायद 10-20% है, और फ्यूचर पे कोई फोकस ही नहीं है। जबकि जो कैपिटल मार्केट में लोग इन्वेस्टमेंट करते हैं वो 30 या 40% प्रेजेंट को देखते हैं और 60% जो है वो फ्यूचर को देख रहे होते हैं। तो मेरा ये ख्याल है कि अगर हम फ्यूचर के बारे में ज्यादा फोकस करें और इन्वेस्टर्स को ये चीजों का आइडिया हो जाए कि फ्यूचर में क्या होने वाला है और क्या पॉजिटिविटी क्रिएट होगी, इकोनॉमिक एक्टिविटी जनरेट होगी, या चीजें किस तरह से सेटल होंगी, अगर वो चीजें गवर्नमेंट अपने फोकस में लेके आए तो उसका काफी अच्छा। फरीद साहब, फ्यूचर की बात की, और फ्यूचर जो हम देख रहे थे CPEC से मशरूत कर रहे थे पिछले 1-2 साल में, जो सारी चीजें थी, जितनी एक्सपेंशन थी, आपने देखा यहाँ पे नई लिस्टिंग भी है, नए IPOs भी आए, और उस वक्त बड़ी ये बातें हो रही थी। आप खुद लीड मैनेजर भी रहे AKD सिक्योरिटीज उसमें एक आध का, तो क्या हुआ वो सब? एक आध का नहीं सर, 2013, 14, 15 में हमने तो हारून साहब भी, चले मैं तो थोड़ा डेंट डालना चाह रहा था, तो बहुत ज्यादा डेंट पड़ा हुआ है। जो वाटर आई है, अल्लाह का शुक्र है, पाकिस्तान का भी और AKD सिक्योरिटीज का, हमारा भी। सवाल ये हुआ कि जिस तरह आपने अपने दिबाचे में कहा कि जो इफोरिया डेवलप हुआ, उसमें सबसे पहले आते हुए इनको फिस्कल साइड पे नजर आया कि प्रॉब्लम है, और शायद थी, उतनी नहीं थी जितनी बना के पेश की गई। क्वांटम का ऊपर तो बहस हो सकती है, लेकिन प्रॉब्लम थी। सबसे आसान ये मुश्किल काम जो इन्होंने आसान करके किया या मुश्किल करा के और बढ़ा के किया, वो ये कि जो लूमिंग था बैलेंस ऑफ पेमेंट का क्राइसिस, उसको किसी तरीके से इन्होंने हैंडल कर लिया, विच इज अ गुड थिंग। कितनी बड़ा था मैं क्वांटम पे फिर नहीं जा रहा, बट यस, बैलेंस ऑफ पेमेंट का क्राइसिस पाकिस्तान में नजर आ रहा था, 19 बिलियन का करंट अकाउंट डेफिसिट हुआ था वगैरह वगैरह, उसको तो हैंडल कर लिया। लेकिन जो बिजनेस कम्युनिटी को
उसको जो साथ मिला के उसके साथ जो ट्रस्ट डेफिसिट था उसको कम करने में शायद मैं थोड़ा सा उनको दूंगा बेनिफिट ऑफ डाउट, बैट्समैन को देना पड़ता है, तो बैट्समैन हमारे यहाँ रूलिंग और गवर्नमेंट है कि जो डॉक्यूमेंटेशन की डिराइव हुई उसके ऊपर शोर शराबा और हंगामा और इतना ज्यादा हो गया कि काम कम हो रहा है, ठीक है, शोर ज्यादा मच रहा है। इसी तरह डॉक्यूमेंटेशन की डिराइव में FATF की कहानी में सबसे ज्यादा ब्रंट जो आया वो आया स्टॉक मार्केट को, क्योंकि ये खासी हद तक अबंडेंटली और बहुत डॉक्यूमेंटेड थी, बैंक से पेमेंट लेते थे, बैंक के थ्रू वापस करते थे क्लाइंट को, कैश की हैंडलिंग नहीं थी और वगैरह वगैरह। तो इसको जो ऑलरेडी डॉक्यूमेंटेड थे उनको फिर ज्यादा रेगुलेटर्स ने अपनी एफिशिएंसीज दिखाने के लिए या फॉर रीजंस कि हम कुछ ना कुछ करके तो दिखाएं, FATF ने तंग किया, डॉक्यूमेंटेशन में तंग हुए, फिर तो इस तरह जब माइक्रो मैनेज हो गया, माइक्रो मैनेजमेंट में चलने शुरू हो गए और हमने अपना जो विजन था उसको कोई स्टीयर करने के लिए नजर नहीं आया। तो और फिर IMF के साथ जो हमारा टू एंड फ्रो लव एंड हेट रिलेशनशिप रहा, उसकी वजह से वो सख्त होती गई उनकी शराइत और वो सारा प्रोग्राम फ्रंट लोडेड हो गया, फ्रंट लोडेड हो गया, कंडीशंस हो गई। अच्छा, ऐसा नहीं लगता ज़ाहिर है कि आप IMF प्रोग्राम में गए अगले 3 साल के लिए, हुकूमत है आपके पास 5 साल के लिए, 1 साल निकाल दें तो अब 4 साल के लिए, तो वो एक स्पेस था आपके पास। लेकिन ये जो फ्रंट लोडेड की जो आप बात कर रहे हैं, सारी चीजें पहले ही साल में बहुत ज्यादा चारों तरफ से सख्तियां, तो ये कुछ माहौल थोड़ा इससे बहुत ज्यादा सफोकेट नहीं हो रहा? देखें, एक तो इंटरेस्ट रेट के ऊपर बड़ा आया कि जी 750 बेसिस पॉइंट बढ़ गए अब तक, 750 बेसिस पॉइंट, इसकी दागबेल तो डाल दी थी इंटरम से और इनको भी वो फॉलो करते हुए और जज्बात में आ गए। फिर 50% आपने अपनी करेंसी को डिवैल्यू कर उड़ा दिया। जो लुकमान ने बात की ना कि जो गोरा था वो इस तरह की, ये हॉट मनी वाले लोग ये तलाश में होते हैं, बार्गेन हंटिंग होती है, कभी कोई आता है कि ये 365 डे इन्वेस्टर तो अलग होते हैं बट जॉबर्स होते हैं, कहीं कौन से एसेट क्लास कौन से मुल्क में अच्छा काम कर रहा है तो लोग अपने स्विचिंग बिटवीन द एसेट क्लास करते रहते हैं। हुआ ये कि जब लोगों को चला पता कि डॉलर 106 से 10 से 20 40 50 वटेवर होता गया, तो गोरे ने कहा कि चलो मैं अभी थोड़ा इंतजार के जितना जा सकता हूं चला जाऊं, फिर जब करेंसी एडजस्ट हो जाएगी जो अब आगे आऊंगा उस पर। उससे पहले उसके बाद ये हुआ कि जनाब चाइनीज एक कंसोर्शियम और आपके स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टर जो है अब आ जाएंगे, फिर वो अपनी इन्वेस्टमेंट भी लेकर आएंगे और ज़ाहिर है कि मार्केट जो है वो काफ़ी ब्रॉड बेस हो जाएगी। कहाँ गए वो सारे कंसोर्शियम, किधर गया वो सारी चीज़ें जो स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टर बहुत सारी चीज़ों में था ना, किधर गया? नहीं, स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टर का मकसद ये था कि स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टर फॉर द स्टॉक एक्सचेंज, जो कि उन्होंने 40% उसमें ख़रीदा, जिसके अंदर से 30% चाइनीज ने खरीदा और 10% दो कंपनियां पाकिस्तान। ठीक है, नहीं लेकिन खरीदने के बाद भी ये था ना कि वो और अच्छे तरीके से चलाएंगे या कुछ और? नहीं, वो ये था कि 4 आदमी उनके बोर्ड में होंगे और इस चूंकि कोई भी कंपनी बोर्ड चलाती है, गवर्निंग बॉडी बोर्ड होती है, तो बोर्ड में 4 आदमी जो 40% हिस्सा जो होगा वो चाइनीज कंसोर्शियम का होगा और 60% हिस्सा लोकल इन्वेस्टर्स जो कि मौजूदा इन्वेस्टर्स का होगा। लिहाजा जो भी पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज की कारकर्दगी के हवाले से अगर कोई आदमी बात करेगा तो उसकी तमाम तर जिम्मेदारी सिर्फ और सिर्फ इस बात पर नहीं होनी चाहिए कि वो डीम्यूचुअलाइजेशन हुई थी या चाइनीज ने इसमें हिस्सा लिया था। नहीं, हम तो यूं कह रहे हैं सर, हम तो यूं कह रहे हैं कि जो इंटरनेशनल इन्वेस्टर्स जब आए तो स्कोप ये हुआ कि फिर वो चाइनीज इन्वेस्टमेंट जो है वो भी पाकिस्तान में आएगी, जो फॉरेन फंड्स वहां के वो भी पाकिस्तान की तरफ आएंगे। ये एग्रीमेंट में नहीं लिखा, एग्रीमेंट तो नहीं था, लेकिन एक परसेप्शन तो था। सर आप भी प्रोग्राम में आते थे और आप ही ये बताते थे, मुझे तो वो चीजें याद है। मैं यहाँ पे एक चीज ऐड करना चाहूंगा, जो एक इससे हट के एक्सपेक्टेशन थी वो ये थी कि जो इंटरनेशनली एक्सचेंजेस में प्रोडक्ट्स होती हैं जी, वो कम से कम यहाँ पे आएंगे, मतलब हम इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स के ऊपर चले जाएंगे तो वो स्टैंडर्ड्स दैट विल बी फॉर गुड। ये जिम्मेदारी चाइनीज की नहीं थी, बल्कि ये जिम्मेदारी मैनेजमेंट की थी। नई मैनेजमेंट आई थी जिसकी बुनियादी बात ये थी कि जब नई मैनेजमेंट आएगी
तो वो नए प्रोडक्ट्स लेके आएगी। लेकिन जैसे ही नए मैनेजमेंट आई, मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान के जो स्टॉक एक्सचेंज के हालात थे प्राइसेस के और वॉल्यूम के लिहाज से, आपने देखा 17 में प्राइसेस नीचे सर, गए, 18 आपकी में नाक नीचे के गए। नीचे तो नए एमडी जो है वो अपने आप बिजनेस चला रहे थे कनाडा में, आप लोगों को पता नहीं चला। क्या आप लोगों ने किया कि वो यहाँ रहते हुए अपना बिजनेस वहां पे प्रमोट कर रहे थे, उनको फिर यहाँ से निकाला गया, फारिग किया गया। हम किस दुनिया में हम लोग हैं? चलिए, इसके हाँ। ऊपर जो है ना थोड़ा सवाल ये देखना पड़ेगा, जो अपने जब अपने 2016 में अरूज पे था, 16-17 में, उस वक्त पाकिस्तान के स्टॉक एक्सचेंज को चाइनीज का लेना एक बहुत बड़ा समझा जा रहा था, प्लस पॉइंट। उसके बाद सीपैक आपने देखा कि इस गवर्नमेंट में आके थोड़ी सी अटेंशन इस पे हुई। पहले तो पॉइंट स्कोरिंग हुई कि उसमें शायद कोई गड़बड़ है, ठीक। फिर उसको आहिस्ता आहिस्ता आप दोबारा से आ रहे हैं। तो वो बीच में मुझे लगता है कि एक थोड़ा ऐसा पीरियड रहा आ है, गया थोड़ा सा स्लो डाउन ठीक, आया। ठीक, अदरवाइज इस तरह आपने कहा, आते ही जो बैलेंस ऑफ पेमेंट का क्राइसिस था, उसमें तो ये भी हो सकता था कि हम आईएमएफ के बजाय सीपैक वालों से 10 बिलियन डॉलर मांग लेते। जब उन्होंने 64 या 66 बिलियन कमिटमेंट की भी थी, तो 10 बिलियन डॉलर विदाउट शराइत वो भी दे सकते थे। लेकिन वो किसी ने कहा था ना कि हम भी अजब लोग, ये आईएमएफ के लिए मुझे ध्यान में आया कि हम भी अजब लोग के कड़ी धूप के तले सहरा मांग लाए हैं बरसात बेचकर। क्या तो बात है, थोड़ा चेंज कर लिया अपने आप। सहरा मांग लाए हैं बरसात बेचकर। एक छोटे से ब्रेक की तरफ चलेंगे भी। फरीद आलम साहब अपने शेर व शायरी के साथ और हमारे दोनों मोअज़्ज़िज़ मेहमान मौजूद हैं। एक छोटे से ब्रेक के बाद दोबारा मिलते हैं। वेलकम बैक। फरीद साहब, एक बड़ा हसास सवाल, बात ये सोच है, और वो सोच ये है कि जो पाकिस्तान में इस वक्त हो रहा है, करप्शन, एंटी करप्शन ड्राइव जो चल रही है, ठीक है, आप पकड़ धकड़ हो रही है सारी, इन सब से चीज़ों के साइड में हम थोड़ा सा मईशत को भी डिस्कस करते हैं। आपको याद होगा पाकिस्तान स्टील मिल्स की प्राइवेटाइजेशन, उसको रोका गया, कोर्ट का डिसीजन था, और वो सही था या गलत था उसके ऊपर मैं बात नहीं कर रहा, उसके मेरिट डिमेरिट के ऊपर बात नहीं कर रहा। बात यह है कि उस वक्त वो 21 अरब देके जा रहा था, आज तकरीबन 200-250 अरब उसमें हम डाल चुके हैं। ठीक, उसके बाद रेकोडेक आपके सामने, कैलिथियन, ये अभी जो आपके इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस या आर्बिट्राज से आपको फाइन पड़ा ऑलमोस्ट 5-5.5 अरब डॉलर का। अब एलएनजी, इसमें पकड़ धकड़ चल रही है, बिल्कुल चले, जिसने करप्शन किया उसको आप पकड़ें, लटकाएं उसको, लेकिन इसका इंटरनेशनल कम्युनिटी पे, इंटरनेशनल जो इन्वेस्टर्स हैं उनके ऊपर असर क्या जा रहा है, वहां पे क्या इस वक्त सोच जा रही है, ये मैं आपसे जानना चाहूंगा। और हमारे वो सारे तहकीकाती इदारे जो आज एक्टिव हैं, जिस वक्त ये अवार्ड किया जा रहा होता है, जिस वक्त ये मुआहदे तय पा रहे होते हैं, सारी चीजें, उस वक्त इनको क्यों नहीं देखा जाता? जी फरीद साहब। देखिए, इदारों की तो बहुत बड़ा रोल है, ज़ाहिर है देखते भी हैं, और अगर फिट एंड प्रॉपर जो इस तरह स्टेट बैंक का है, इस तरह भी बाकी इदारों का है, हसास इदारों का भी होता है। जो आपका ये सवाल है, ये तो इंटरनेशनल सवाल है, क्योंकि देखें, जब भी आप किसी फॉरेनर को ल्योर करके, अट्रैक्ट करके लेके आए और बाद में आप कहें कि नहीं भाई, जो तुमसे एग्रीमेंट उस फलां गवर्नमेंट ने किया था, हमें शक है कि उसके अंदर कुछ हुआ है, तो उससे अगर अच्छा आप जस्टिफाई कर दें तो ख़त्म हुई बात। लेकिन अगर ये ओपन रहे, और हमारे यहाँ तो बहुत सारे पुराने से पुराने 10-20-30 साल पुराने भी केसेस खोल के आ जाते हैं, और शायद बाकी भी डेवलपिंग कंट्रीज में ऐसा ही होता हो। हमारा तो ताल्लुक यहीं से सुनते हैं, जो पुरानी डील्स फर्स्ट इरा ऑफ द एक्स प्राइम मिनिस्टर का है, वो भी खुल के आ जाती हैं चीज़ें। तो आई थिंक इसका इम्पैक्ट तो ऑब्वियसली सवाल में ही जवाब है कि जाहिर है इंटरनेशनल इन्वेस्टर्स जो पोटेंशियल वन, वो सोचता ज़रूर होगा कि भाई उस मुल्क में जाऊँ मैं कि जहाँ क्लैरिटी हो। फॉर एग्जाम्पल बांग्लादेश एग्जाम्पल लूँगा मैं, हसीना वाजिद साहबा का हालदा जिया से जितना मर्जी इख्तलाफ हो, और किस लेवल का इख्तलाफ है कि अल्लाह की पनाह, लेकिन वहाँ भी फॉरेनर्स को तंग नहीं किया गया। ये आप देखिएगा, मेरी तो जो गूगल या मैं स्टूडेंट इकोनॉमिक्स मेरी स्टडी है, वहाँ फॉरेनर्स को तंग नहीं किया गया। अच्छा, इसके अंदर भी अब आप आजकल बहुत सारे प्रोग्राम्स कर रहे हैं, आप भी और दुनिया भी, कैपेसिटी पेमेंट्स का बड़ा मसला है, बिल्कुल, और हाउ टू हैंडल इट। कोई सोल्यूशन वाली बात नहीं करता। इस तरह लुकमान ने बड़ी प्यारी बात की कि हम आज भी पुरानी बातों में ही और पॉइंट स्कोरिंग के अंदर ही खुश हैं, उससे अवाम का, मेरा आपका इकोनॉमी का बेहतर कैसे होगा,
बेहतरी कैसे आएगी किसी को नहीं लोकमान साहब, बात वही है ना कि $900 मिलियन अगर आपने देने वटेवर जो भी अमाउंट है कैपेसिटी पेमेंट का, आज उसके ऊपर हम बहुत ज्यादा चिल्ला रहे हैं। जब ये मुआहदे तय पा रहे थे उस वक्त क्यों नहीं ये सारी चीजें देखी? इसका मतलब ये है कि ये गवर्नमेंट जब जाएगी तो अगली गवर्नमेंट जो होगी वो इस गवर्नमेंट के चीजों को देखेगी। एट सेम प्लेस में सेम टाइम में उसी वक्त फोर्स ही क्यों नहीं किया जाता हमारे यहाँ? आई थिंक आपका ये सवाल बिल्कुल वैलिड है कि हमें जो है जब ये हो रहे हो उसी वक्त उनकी प्रॉपर वेटिंग होनी चाहिए, और जब एक दफा हो जाए तो फिर ऑब्वियसली उसको ऑनर करना एक गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, और उसको फिर दोबारा से छेड़ने का मकसद ये है कि आप इन्वेस्टर्स को दोबारा से जब हिट करते हैं तो वो फ्यूचर में आते हुए 2 दफा 10 दफा सोचते हैं। तो हमें, जो आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, कि अपने इंस्टीट्यूशंस को इतना स्ट्रांग करना चाहिए कि जिस वक्त ये हो रहे हो एग्रीमेंट, उससे पहले ही एक पूरा एसओपी हो जो कि उनको वेट किया जाए और अपने इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट किया जाए, नेशनल इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट किया जाए। ठीक है, एक मेरी बात ज़ेली लगता है कि जब फैसले हो रहे होते हैं वो उस वक्त के सर्कमस्टांसिस के मुताबिक कर रहे होते हैं। आप उसको जब पीछे जाके पोस्टमार्टम करते हैं, हालात व वाकयात और इकोनॉमिक कंडीशन चेंज हो चुकी होती हैं, तो आज किसी चीज़ को अगर कोई पॉलिटिशियन उठाए और वो हो इकोनॉमी से रिलेटेड, और वो उसके अंदर 50 चीज़ें कार फरमा हो जो शायद पॉलिटिशियन की से बियॉन्ड हो, फिर उस पर बैठ के सवाल जवाब हो और वही हम तक पहुंचेगा। जो एक्सपर्ट वाला है वो तो डिस्कशन थिंक टैंक तक रह जाएगी, जो मीडिया आप कवर करेगा जिस तरह आजकल भी करता है और पहले भी हमेशा करता आया, तो वो वाली चीजें प्रमोट होके जो कॉमनर्स तक या जो आम इंसान की डिस्कशन में आती है, वो उसको वो सोच मिलती है जो पॉलिटिशियन की सोच है। एक्सपर्ट वाली बात नहीं होती, कमर्शियल एंगल को प्रिवेल करना चाहिए, और बाद में उसके अंदर जो अगर आप लीगल को वैल्यू ज्यादा दे देंगे तो आपकी प्रॉब्लम्स बढ़ती हैं। हारून साहब, कमिंग बैक टू स्टॉक मार्केट, पाकिस्तान स्टॉक मार्केट, बड़ी आप लोगों के दौर में आप थे और नदीम नकवी साहब थे, सानिया महमूद साहब थे, तो ये बड़ी प्रोडक्ट डेवलपमेंट के ऊपर भी बड़ा काम हो रहा था, बहुत सारी चीजें काम हो रही थी। आज क्या है, हमें नहीं पता कि क्या हो रहा है पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में। वहां पे नई प्रोडक्ट्स कौन सी इस वक्त डिजाइन हो रही हैं, लिक्विडिटी की क्या पोजीशन है, मार्केट का एपेटाइट कितना है, इवन अभी तो ये भी नहीं पता। एग्जैक्टली देखिए, नई प्रोडक्ट को लाना आजकल की मार्केट में जहाँ पे वॉल्यूम बहुत कम है, आसान नहीं है, और प्रोडक्ट्स जो हैं वो उसी सूरत में डेरिवेटिव मार्केट उसी सूरत में आगे बढ़ेगी जबकि कैश मार्केट, रेडी मार्केट में कोई जान हो और उसके वॉल्यूम्स बेहतर हों। तो हमें कोशिश ये करनी चाहिए कि सबसे पहले इन्वेस्टर का जो इस्तेहकाम है मार्केट के ऊपर वो वापस आए। और अब मेरा अपना ज़ाती ख्याल ये है कि पाकिस्तान की जो माशी सूरत हाल है जितनी अबतरी हो चुकी थी वो हो चुकी है। अब यहाँ से मैं समझता हूँ बेहतर दिन आने वाले हैं। हमारे पास जो इंटरेस्ट रेट बढ़े हुए हैं, अब स्टेट बैंक के गवर्नर ने इशारा किया है कि वो आइंदा और बढ़ाने का इरादा नहीं रखते। इसी तरह एक्सचेंज रेट जो बढ़ गया है, इसके बारे में भी लोगों का ये ख्याल है कि जितना बढ़ गया है इसमें 1-2% की अप और डाउन हो सकती है, लेकिन जो मेजर एडजस्टमेंट थी वो हो चुकी है। इसी तरीके से हमारे पास जो करंट अकाउंट डेफिसिट है वो अब बेहतरी की तरफ जा रहा है। हमारे पास जो बजट डेफिसिट है, फिस्कल डेफिसिट है, उसके बारे में भी ये तय हो गया। ठीक है, अब आप इस हम कह रहे हैं कि क्राइसिस इज ओवर नाउ, बॉटम आउट हो चुका है। मैं कह रहा हूं कि और आज आपकी मार्केट ने देखा, आपने देखा कि सेकंड हाफ में मार्केट ने तकरीबन 150 पॉइंट का इजाफा हुआ। वो तो डे टू डे मार्केट है, उसको मैं उस तरह से शायद ना वो करूं। फरीद साहब, मॉनेटरी टाइटनिंग जो है क्या अब ओवर हो चुकी है? आगे आप देखते हैं कि अब थोड़ी मॉनेटरी ईजिंग जो है आपको नजर आएगी, जैसा कि इस वक्त स्टेट बैंक की तरफ से भी आया और फिर ये भी कहा गया कि जनाब आगे का फैसला मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी जो देखेगी। लेकिन उसके साथ साथ जो IMF के साथ हमारे रिफॉर्म्स जो कंडीशन है, जो रिफॉर्म्स मशरूत हैं, आप देख रहे हैं कि इस वक्त एक ID कार्ड को लेके जो है वो पूरे पाकिस्तान में ट्रेडर्स जो है वो बवाल मचाए रखे हैं। डॉक्यूमेंटेशन जो है वो कितना जरूरी होगा, फिर आगे आप वैल्यू एडेड टैक्स निजाम की बात हम कमिट करके आए IMF की तरफ। मैं आपसे इसका भरपूर जवाब चाहूंगा एक छोटे से ब्रेक के बाद। नाज़रीन, एक छोटे से ब्रेक के बाद दोबारा मिलते हैं। वेलकम बैक। फरीद साहब, मैंने जाने से पहले पूछा था मॉनेटरी टाइटनिंग के हवाले से क्या अब आगे चल के कुछ रिलीफ आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं आपकी मार्केट्स के? नहीं जी, जो एक अच्छी बात रही
ख़राब रिजल्ट सुनने के बाद 100 बेसिस पॉइंट तो बढ़ा दिए उन्होंने, जिसकी शायद गुंजाइश थी कि ना भी बढ़ाते, लेकिन गवर्नर साहब ने 2-3 अच्छी बातें की। उस पर उन्होंने कहा कि जो बाकी बहुत सारे वेरिएबल्स देख के वो डॉक्यूमेंट के अंदर भी और उन्होंने अपने तकरीर में भी कहा कि लग रहा है कि करेंसी एडजस्टमेंट अब जो होनी थी वो पूरी हो गई है मोर और लेस, और इंटरेस्ट रेट भी पीक आउट कर गए। सर वो पहले वाले जो खिताब था तब भी उन्होंने ऐसे ही फरमाया था, और उसके बाद मैंने देखा कि एडजस्टमेंट हो गई, तो सब वो डॉक्टर वकार मसूद भी आके बोल रहे हैं, फिर डॉक्टर अशफाक हसन साहब भी बोल रहे हैं, बड़ी हैरत की बात थी। तो ये सेकंड टाइम हुआ है। नहीं, जिस वाले वाक़े को आप कर रहे हैं वो अगर उन्होंने इतना एक्सप्लिसिटली कहा था या नहीं कहा था, बट एज अ गवर्नर अगर वो कह रहे हैं और रीट्रेट कर रहे हैं, फिर तो मेरा जो कन्विक्शन और बढ़ जानी चाहिए ना। आपसे एक दफा तो गलती हो गई, चलें अभी थोड़ी। तो कमिंग बैक टू योर ओरिजिनल क्वेश्चन, आई थिंक पीक आउट तो रेट, इंटरेस्ट रेट भी, क्योंकं आप ये देखें ना कि अब हमारा एक अच्छी जो खबर ये है कि इस दफा हमारा जो करंट अकाउंट डेफिसिट फॉर द मंथ है वो बिलियन से कम हो गया, 990-95 मिलियन डॉलर आया, और आगे हमें लग रहा है कि और कम हो जाएगा, तो ये 7-8 बिलियन पे आ जाएगा। और ये पिछले साल ज़ाहिर है 19 बिलियन डॉलर था। किस तरह कम हुआ वो अलग बहस है, हम इस प्रोग्राम में नहीं जाएंगे उसके अंदर। दूसरा, अगर तो 2 चीज़ें हमारे लिए, इंटरेस्ट रेट 70%, 60 से 70% कैपिटल मार्केट के लिए इंटरेस्ट रेट का कंट्रोल में आना ज़रूरी है, बिकॉज अदरवाइज आपने देखा इस सारे की सारा ये जो एपिसोड हुआ हमारा 53 से 32.5, 32,500 का इंडेक्स, इसके अंदर जो फिक्स्ड इनकम या जो चले गए लोग इक्विटी के ऊपर डाइवर्सिफाई हुआ है, वहां पे शिफ्टिंग हुई है सारी, शिफ्टिंग हुई है, और क्योंकि वहाँ रेंट सीकिंग, वहाँ घर बैठ के आपको मिल रहा है 13-14%, तो रिस्क लेके आप क्यों कर रहे थे। हाँ, अब इतना ज़्यादा वैल्यूएशंस अट्रैक्टिव हो गई हैं कि 6 के मल्टीपल पे आ गया है, तो फिर अब वापसी होगी। बट मैं अपने कंक्लूड करूँ आंसर में, मेरे ख्याल से अगर इंटरेस्ट रेट यहाँ से ना बढ़े, और मुझे गुंजाइश तो इस दफ़ा भी मैंने जिस तरह कहा आपने कि मुझे पर्सनली लगता था कि इस दफ़ा नहीं बढ़ाएंगे, बिकॉज इस तरह नैरेटिव होता है ना किसी गवर्नमेंट का, कैपिटल मार्केट को सपोर्ट करना है, इकोनॉमी को आगे लेके जाना है, और हम जिस स्लिप होते होते आ रहे हैं हर चीज़ में, तो उसको एड्रेस करने के लिए ये बहुत जबरदस्त मौका था जो हम सर सपोर्ट करने के लिए। तो 20 बिलियन का फंड भी आ रहा था एनआईटी के उसमें, वो किधर गया? आज तो खबरों में भी नहीं है वो सपोर्ट की, अगर आप बात कर रहे हैं। उसको कहते हैं ना, अब तो तेरा जिक्र भी में और से और हुए दर्द के उनवा जाना, वो उसकी जरूरत जब आएगी, वो 20 बिलियन क्या चीज होती है, लेकिन उस पर जब भी पाकिस्तान में आया वो कमा के ही जाते हैं, उसका टेंशन ये नहीं कि उसकी खबरों ने बड़ा काम कर दिया, कभी कभी आपको एक चाहिए होता है हौसला, जो क्वालिटेटिव एस्पेक्ट समटाइम्स हमारे जैसी इकोनॉमी, हमारे जैसी कैपिटल मार्केट के लिए ज़्यादा ज़रूरी होती है बनिस्बत क्वांटिटेटिव। लेकिन मैं ये बात कर रहा हूँ कि इंटरेस्ट रेट्स अगर पीक आउट कर गए हैं, जो लग रहा है बहुत से लोगों को कि कर गए हैं, तो आई थिंक द वर्स्ट इज ओवर। चले, बड़ी अच्छी बात है। जी लुकमान साहब, आप क्या कहेंगे? और फिर साथ साथ जो इस वक्त जो हम जिस उसकी बात कर रहे हैं, डॉक्यूमेंटेशन की बात कर रहे हैं, इस ड्राइव की बात कर रहे हैं, इसमें क्योंकि बड़ी मुश्किलात का सामना है हुकूमत को, वो भी ध्यान में रखिए। देखिए, मैं इनकी बात से स्टार्ट करूंगा। जाहिर है जो गवर्नर स्टेट बैंक है वो एक कॉम्पिटेंट आदमी है, अगर उनकी तरफ से कुछ आ रही है तो उसको हमें जरूर वेटेज देनी चाहिए। लेकिन जहां तक पीक आउट होने की बात है, उसमें जो इन्होंने रीजन कोट की करंट अकाउंट डेफिसिट, तो उस सिलसिले में मैं 2 चीजों को हाईलाइट करना चाहूंगा। एक तो ये कि करंट अकाउंट डेफिसिट जो हमारा कम हुआ है वो जस्ट बिकॉज ऑफ इंपोर्ट हुआ है, और अगर आप इंपोर्ट को 3 हिस्सों में डिवाइड कर लें तो एक इंपोर्ट आपकी लग्जरी गुड्स की होती है, एक नेसेसरी गुड्स की होती है, और एक कैपिटल गुड्स की इन्वेस्टमेंट होती है। अगर तो आपकी, जबकि मेरा अंदाजा है कि कैपिटल गुड्स की इंपोर्ट कम हुई है, सो वो आपकी फ्यूचर अर्निंग कैपेसिटी को इंपैक्ट करती है, जो कि एक अच्छी चीज नहीं है। इसी के आगे चलते हुए अगर मैं एक और चीज हाईलाइट करूं तो इनके बात को देखते हुए जो फर्स्ट क्वार्टर का करंट अकाउंट डेफिसिट था वो $2 बिलियन प्लस माइनस था, और जो सेकंड क्वार्टर का जो करंट अकाउंट डेफिसिट था वो मोर देन 3 बिलियन था। तो आपका इस क्वार्टर में जो चेंज आया है वो नेगेटिव आया है, यानी कि करंट अकाउंट डेफिसिट बढ़ा है फ्रॉम जनवरी टू मार्च इन कंपैरिजन विद अप्रैल टू जून। ठीक, और इसी हवाले से जो एक सबसे इंपॉर्टेंट बात है वो ये है कि हमारा मेन टारगेट है कि हमारी एक्सपोर्ट्स ग्रो करें। सो अनफॉर्चुनेटली एक्सपोर्ट्स में कोई पॉजिटिव ग्रोथ नहीं आई। ठीक, जो इस वक्त बात की गई मॉनेटरी टाइटनिंग के हवाले से, जो मेथड इस वक्त है डिमांड साइड, हुकूमत जो है इस वक्त जो हम बजाय पॉलिसी देख रहे हैं, चाहे आप डिस्काउंट रेट को बढ़ा दीजिए, फिर वहां से आपका डॉलर रुपये पैरिटी भी है, कि इतनी महंगाई और उस महंगाई से
चीजें महंगी हो जाएंगी और जाहिर है कि फिर वो एग्रीगेट डिमांड कर्टेल करने की कोशिश की जा रही है। क्या ये मेथोडोलॉजी सही है या फिर सप्लाई साइड को देखना चाहिए था? बेसिक क्या समझेंगे आप? क्योंकि इस तरह तो फिर आपकी पूरी जो एक्टिविटी है, बिजनेस एक्टिविटी चौक हो जाएगी ना। या मेरा ख्याल से जिस तरह जो कॉज है इन्फ्लेशन बढ़ने का, वो हमारी इस एक्शन में जो ये अभी तक लेते आए हैं 750 बेसिस पॉइंट बढ़ा के, इसी के अंदर मुजमिर है। और अभी आप देखें कि रियल इंटरेस्ट रेट हमारे अगर 4 या 3 से 4% पॉजिटिव कैरी कर रहे हैं। आज भी अगर आप देखें कि हमारा जो रेट है, पॉलिसी रेट और इन्फ्लेशन के दरमियान 350 बेसिस पॉइंट, ये 3.5% का फायदा है। हाँ, लेकिन वहां एक लफ्ज आ गया है कि एंटीसिपेटेड इन्फ्लेशन, क्योंकि हमने यूटिलिटी की कीमतों में तो 2 दफा हाइक कर दी, सही, लेकिन अभी एक हाइक इन्फ्लेशन में ट्रांसफर नहीं हुई। तो जिस तरह हमारे लुकमान भाई ने कहा, बात यह है कि हमारी जो एक्सपोर्ट है वो पहले इंपोर्ट है, बाद में इंपोर्ट लेड एक्सपोर्ट है। ठीक है, क्योंकि रॉ मटेरियल आप इंपोर्ट करते हैं, देन आप एक्सपोर्ट करते हैं, तो ये सबसे बड़ा मसला आपका। अब होगा ये, मुझे लगता हो गई है, तो यहाँ BMR या नई इंडस्ट्री फिलहाल 1, 2, 3 साल के लिए, ये मेरा नाकिस राय है कि शायद अब ना लगे, तो जो इंडस्ट्री लगी हुई है वही फ्लीजिंग करेगी, वही कमाएगी। और वो तो क्राइसिस ओवर कहां से हुआ? डिमांड तो है, क्राइसिस ओवर कहां से हुआ सर? इंडस्ट्री को दोबारा से, अभी तो आजकल ये थोड़ा सा परेशान है, कैपेसिटीज थोड़ी आइडल हो रही हैं, लेकिन अगर नई इंडस्ट्री ना लगी और डिमांड कायम रही, जो अल्लाह का शुक्र है पाकिस्तान में डिमांड कम नहीं होती, तो ये फिर दोबारा बुरांजा आएगा। उसके लिए प्लानिंग कमीशन में कोई बंदा सोच रहा होगा, मैं और आप तो प्रोग्राम ही कर रहे होंगे। ठीक, इसका मैं एक चीज आगे बता दूं कि जैसे आपने कहा डिमांड कॉन्ट्रैक्शन पे जब हमारा फोकस होगा, तो उसकी वजह से जो इम्पैक्ट इंडस्ट्री पे आएगा, उस इंडस्ट्री के जो आपकी लार्ज स्केल इंडस्ट्री है, उसके प्रॉफिट्स काफी ज्यादा कट डाउन होंगे। सर अभी आ चुका है ना, ऑलरेडी आ चुका है, ऑलरेडी असर आ चुका है। और चूंकि आपका इनरियो हाई है और आपकी डिमांड कर्टेल हो रही है, तो आपकी इंडस्ट्री के जब प्रॉफिट्स कम होंगे, तो आपका जो फिस्कल डेफिसिट है, जिसका मेजर कंपोनेंट जो टैक्स कलेक्शन होती है, वो इन्हीं इंडस्ट्रीज से होती है, तो वो भी एक डिफिकल्ट टास्क हो जाएगा। और अभी आपने देखा कि डिस्काउंट रेट आपने 1% बढ़ाया, और उसके बाद दूसरे दिन वेरी नेक्स्ट डे टी बिल ऑक्शन था। टी बिल ऑक्शन आपने देखा कि 99% जो है वो उठा लिया गया। अब के जो तो इमरान भाई, ये जो हमारी मॉनेटरी पॉलिसी स्टेटमेंट हमेशा आती थी, तो लास्ट सैटरडे ऑफ द मंथ आती थी। इसको ड्रैग करके पीछे लाने का मकसद ये था कि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को पैसा चाहिए था, तो एक दिन अगर पहले ना लाते तो पार्टिसिपेशन ना होती। तो 600 बिलियन के टारगेट के अगेंस्ट 2.2 ट्रिलियन जो गवर्नमेंट, हाँ ऑल टुगेदर, तो 99% होती हुई 2.2 ट्रिलियन उठाया ना, 2.3 का वो था, 2.2 समथिंग लाइक। तो जब इतनी वैसे उठाया तो मैसिव उसमें, ठीक। अच्छा, वो भी शॉर्ट टर्म में, 3 महीने में, वो भी 3 महीने में, 3 महीने में है ना, वो भी शॉर्ट टर्म में ज्यादा है, शॉर्ट टर्म में ज्यादा है, शॉर्ट टर्म में ज्यादा है। एटलीस्ट 6 महीने साल में लोगों ने पार्टिसिपेट किया, 109 बिलियन तो उठाया है साल में। सर एक आध मिनट है खाली, और मैं चाहूंगा कि आप जरा बताइए कि क्या इस वक्त तरजीह होनी चाहिए एट प्रेजेंट, जो इस वक्त पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज की मैनेजमेंट है, कि किसी तरीके से, हमें अच्छा लगता था पहले स्टॉक एक्सचेंज को कवर करना, आज कुछ होता ही नहीं, तो कवर क्या करें? देखिए, स्टॉक एक्सचेंज के लिए मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज की मैनेजमेंट के हाथ में चीज़ें इतनी नहीं हैं जितनी चीज़ें SECP के हाथ में हैं, जितनी चीज़ें रेगुलेटर के हाथ में हैं। और मेरी गुजारिश ये होगी कि पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज को बेहतरी की तरफ लाने के लिए इस बात पर ख़ास तवज्जो देनी चाहिए कि कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस और ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस के ऊपर अगर तवज्जो दी जाए, चूँकि पिछले दिनों जो बहुत सारे ओवरलैपिंग रेगुलेशंस आए थे, काफ़ी हद तक उसके ऊपर एक रिव्यू हुआ, और फिर ख़ास तौर से आज से 4 महीना पहले जो नई हुकूमत की इकोनॉमिक टीम थी, उसने स्टॉक एक्सचेंज के ब्रोकरों के लिए जो PTR को हटाया, उसकी वजह से मैं समझता हूँ काफ़ी बेहतरी की सूरत निकली है। और आइंदा भी अगर इस रुझान को सामने रखा जाए कि ओवरलैपिंग रेगुलेशंस को कम किया जाए, आसानियां पैदा की जाए, तो काफ़ी अच्छा है। बहुत बहुत शुक्रिया हारून अस्करी साहब, फरीद आलम साहब और मोहम्मद लुकमान साहब। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम से अच्छा लगा, आपसे मंडे मुलाकात होगी, अपना बहुत ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफ़िज़।